8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर आखिरी चरण की वोटिंग का काम पूरा हो गया है। अंतिम चरण में 6 बजे तक 61% के करीब वोटिंग हुई है। अंतिम चरण में भी सबसे ज्यादा राजनीतिक टकराव की खबरें पश्चिम बंगाल से ही आती रही हैं। पश्चिम बंगाल के भांगर में सीपीएम और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों को निशाना बनाया। कई जगह टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच टकराव हुआ। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट करके बताया कि जयनगर के बेनी माधवपुर स्कूल के पास सेक्टर ऑफिसर से भीड़ ने रिजर्व ईवीएम और कागजात छीन लिए। एक सीयू, एक बीयू और 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया गया। अंतिम चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में 72% हुई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और झारखंड में 70-70%, ओडिशा और चंडीगढ़ में 65-65%, पंजाब में 58%, यूपी में 57% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग बिहार में 52% हुई है। आज की वोटिंग के बाद सभी की नजरें अब 4 जून पर टिकी हुई हैं, जब परिणाम सामने आएंगे। अंतिम चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन ने 350 से ज्यादा सीट जीतने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शनिवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। इस दौरान कई बड़े अहम फैसले लिए गए। साथ ही 4 जून की रणनीति और चुनाव के बाद आने वाली कठिनाइयों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें जीतेगा। खड़गे ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल से जुड़ी टीवी डिबेट्स में इंडिया गठबंधन की पार्टियां शामिल होंगी। इस डिबेट में वो बीजेपी का पर्दाफाश करेंगे, जबकि इससे पहले कांग्रेस ने डिबेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहीं खड़गे ने बैठक का वीडियो शेयर कर लिखा, मतगणना वाले दिन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने आज अनौपचारिक बैठक की। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता बेहद सतर्क हैं। मैं उनमें से प्रत्येक को उनकी सम्मानजनक उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाइयों को फॉर्म 17C को लेकर सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाने की बात कही है। उन्होंने कहा, हम बताएंगे, पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी। उनके पास जाके गठबंधन के लीडर जो भी शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे। बता दें कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली निवास पर हुई। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड सीएम चंपई सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी एससीपी चीफ शरद पवार, सीएम अरविंद केजरीवाल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य नेता मौजूद रहे। लेकिन बैठक में पीडीपी और टीएमसी नेताओं ने भाग नहीं लिया। बैठक की खास बात ये रही कि इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पहुंचे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और 5 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी सरकार को विदाई दे देगी। मतदान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के साथ ही इन दावों की हकीकत भी सामने आ जाएगी और 18वीं लोकसभा की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को विदाई देने की तैयारी कर ली है। 5 जून को पीएम मोदी का विदाई भोज रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को उनकी पूरी कैबिनेट के साथ विदाई भोज का न्योता दिया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोग तंज भी कस रहे हैं कि मोदी सरकार की विदाई का समय आ गया है। राष्ट्रपति भवन में रात 8 बजे इस भोज का आयोजन होगा। वैसे देखा जाए तो विपक्ष तो ये दावे कर ही रहा है कि इस बार मोदी सरकार की विदाई तय है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने चुनाव जीतकर आने वाले सांसदों के स्वागत, पंजीकरण और सहायता करने के लिए सारी तैयारी कर ली है। 4 जून को दोपहर 2 बजे से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इंडिया गठबंधन ने तो सरकार बनने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बीच बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विदाई भोज देने की परंपरा रही है और उसी परंपरा के तहत राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से इसका आयोजन किया गया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को राज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सीएम केजरीवाल अपनी याचिका में मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की जमानत के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल की अपील का विरोध किया। साथ ही उन पर झूठे बयान देने का आरोप लगाया। ईडी ने स्पेशल जज कावेरी बवेजा की बेंच में दलील रखते हुए दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी
कि जब केजरीवाल यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने टेस्ट क्यों नहीं करवाए। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल नहीं सकती है, वो अंतरिम जमानत पर हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि अंतरिम जमानत पार्टी के लिए प्रचार करने के मकसद से दी गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। केजरीवाल 20 दिनों के लिए बाहर है और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आप कहते कि देखिए उन्होंने प्रचार नहीं किया और बीमार हो गए। कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वो बीमार है और उन्हें इलाज की जरूरत है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 5 जून को होगी। केजरीवाल ने कहा कि कल 3 बजे वो सरेंडर करेंगे, दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे, जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को खत्म हो गई है। बता दें कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 जून को सरेंडर करने की बात कही थी। एक तरफ चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं, अब सभी को इंतजार है तो 4 जून का, लेकिन इस बीच लगातार नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल से पहले बड़ा दावा किया है, जिससे बीजेपी में खलबली मच गई है। बता दें कि अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दावा किया कि इंडिया की सरकार आ रही है। अखिलेश ने लिखा, वो पहेली याद है ना जिसमें पूछते थे कि अगर 2 डाल की चिड़ियों में से एक चिड़िया इधर डाल पर आ जाए तो इधर दोगुनी हो जाती है, और अगर इधर की एक चिड़िया उधर चली जाए तो दोनों बराबर हो जाती हैं। जब तक आप इसका उत्तर सोचेंगे तब तक हम बता देंगे कि बीजेपी की हार के लिए यही पहेली जवाब बन गई है। अब तब तक जो मतदाता उनके साथ थे वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए हैं, जिससे हमारी संख्या दोगुनी हो गई है और बीजेपी की आधी। यही है सच्चा एग्जिट पोल। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मतदान से पहले भी बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप सब वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतदान खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में न आइएगा। किसान इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दा बनकर सामने आए हैं। चुनाव तो हो गया, लेकिन किसानों के मुद्दे अभी भी उलझे हुए हैं। इस बीच किसानों ने अब मोदी सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। सरकार हर साल किसानों से एमएसपी पर गेहूं की खरीदारी करती है, लेकिन इस बार किसान अपनी उपज मोदी सरकार को बेचने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। गेहूं की सरकारी खरीद सुस्त दिखाई दे रही है। बहुत कम किसान ही एमएसपी पर गेहूं बेचने आ रहे हैं। एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक 37,02,410 किसानों ने एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन उनमें से अब तक सिर्फ 20,89,498 किसानों ने ही सरकार को गेहूं बेचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि किसानों को अब मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। वो नई सरकार के गठन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि 4 जून को सरकार बदलने वाली है और नई सरकार उनके मुद्दों को सुनेगी, उनके हित के लिए काम करेगी। किसान नेता पहले ही बीजेपी को हराने का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी को चुनाव के बीच जगह जगह किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसानों ने यहां तक कि पीएम मोदी की रैली पर भी हल्ला बोल दिया था और अब अनाज की बिक्री देख कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों को मोदी सरकार की विदाई का इंतजार है। शनिवार को महिला पहलवानों के शोषण के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में आरोपी व यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद व वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे। बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट में यात्रा और CDR समेत अन्य दस्तावेज की मांग की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने विरोध जताया। पुलिस ने कहा कि आरोपी दस्तावेज तलब करने की आड़ में दोबारा जांच की मांग कर रहा है, जिसका निर्देश नहीं दिया जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बृजभूषण पर 7 धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। हालांकि बीजेपी सांसद ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था और ट्रायल का सामना करने की बात कही थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का आदेश दिया था। शोषण के आरोपों के चलते इस बार के चुनाव में बृजभूषण को टिकट भी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया था। तो वहीं बीजेपी ने भी उनसे दूरी साध ली है और कोर्ट के रवैये को देखते हुए बृजभूषण को राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे।